नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, परीक्षा मंथन के 5 पार्ट हम देख चुके थे। परीक्षा मंथन लक्ष्य 2017 जो मैगजीन आई है उसकी हैंड रिटन समरी है ये। राजकुमार जी के नोट्स हैं ये, और 5 पार्ट देख चुके थे। छठा पार्ट इसमें देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, और बेसिकली ये जो स्पेसिफिकली ये सीरीज़ है ये यूपी पीसीएस जो 2017 का प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए, बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो 24 सितंबर को होने वाला है उसके लिए बेसिकली है ये। देखिए, विधानसभा का हमने बता दिया था आपको पूरा कि 5 राज्यों में विधानसभा हुए थे। उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा के लिए, मणिपुर में 11वीं के लिए, पंजाब में 15वीं के लिए, उत्तराखंड में 4वीं के लिए, गोवा में 7वीं के लिए। तो ये सब आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 404 सीटें थी, ये सब मैं बता चुका हूँ। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार लास्ट में और देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21वें हैं व्यक्ति वाइज, पर्सन वाइज, और 32वें हैं टोटल सीएम ये उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री भी बने, दिनेश त्रिवेदी और केशव प्रसाद मौर्य। 38 महिला विधायक बनी है, 44 मंत्री बने हैं टोटल। एक इसमें से मुस्लिम भी कैंडिडेट हैं, ये आप याद रख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित। प्रोटेम स्पीकर थे फतेह बहादुर सिंह, और विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो राम गोविंद चौधरी। ये सब आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में आपको मैंने बताया था 404 सीटें हैं विधानसभा में। 403 पे इलेक्शन हुआ, एक है एंग्लो इंडियन की सीट है, ये आप याद रख सकते हैं इसमें। तो इसमें आप देखें अगर आप, और इस बार कितना मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, 61.04% हुआ है। लास्ट टाइम से ज़्यादा हुआ है, लास्ट टाइम हुआ था 59.4%। तो जो परसेंटेज वाइज मतदान बढ़ा है 7 फेजेस में हुआ है उत्तर प्रदेश में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप जरूर याद रखिएगा इसमें। और इसमें एक चीज़ और थी कि जो हाईएस्ट अंतर से जीता था उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा में चुनाव, वो जीते हैं भाजपा के सुनील कुमार शर्मा। तो सुनील कुमार शर्मा जीते हैं हाईएस्ट अंतर से, भाजपा के हैं ये, और ये साहिबाबाद सीट से जीते हैं। सुनील कुमार साहिबाबाद हाईएस्ट अंतर से। लोवेस्ट अंतर से जीते हैं कौन? ये जीते हैं भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह, और ये भाजपा के ही हैं, और ये जीते हैं कहाँ से? डुमरियागंज सीट पे जीते हैं ये, डुमरियागंज पे। और सबसे लोवेस्ट एज का जो इस बार एमएलए बना है वो है कुशाग्र सागर। ये आप याद रख सकते हैं, ये भाजपा का है कुशाग्र सागर, और ये बिसौली सीट से है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं उसमें। बाकी ये वाला मैंने बताया था वीवीपैट के लिए। देखिए, गोवा ऐसा पहला स्टेट बना है जहाँ पे जितनी भी ईवीएम्स थी सभी वीवीपैट, जिस सभी में वीवीपैट सिस्टम लगा हुआ था। और बाकी ये सब इम्पोर्टेंट ये मैं बता चुका हूँ आपको। स्वामी शिवानंद बाबा के बारे में बता चुका हूँ, 120 साल के हैं और उन्होंने पहली बार मतदान किया। अभी तक ये बहुत नाराज चल रहे थे। दुर्गा कुंड वाराणसी से मतदान किया इन्होंने। देखिए, वीवीपैट आपको जरूर पता होना चाहिए। वीवीपैट का बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ चलती रहती है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो 5 विधानसभा चुनाव में हार गई थी उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि ईवीएम में टैंपरिंग हुई है और वो सब चीज़ें हुई थी। तो वीवीपैट का मतलब है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है कि जब ईवीएम में आप अपना वोट डालते हैं तो इसमें एक पर्ची निकलती है, उसमें पूरा क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह, उसका ये सब एक कागज पे प्रिंट रहता है। तो वो उसमें क्या हो सकता है, वी देखिए इसका मतलब क्या है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब कि जब वोटर ने वोट किया तो वो वेरीफाई कर सकता है, और पेपर ऑडिट है उसमें। एक पेपर निकलेगा, उसमें पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन है कि क्या नाम है, किस पार्टी का है, क्या चुनाव चिन्ह है, ये सब कुछ। तो एक तरह से वोटर को ये जस्टिफाई कर दिया जाता है कि देखिए आपने जिस पे भी वोट दिया था वो ये देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि हमने जिसको वोट दिया है उसी पार्टी को मिला है कि नहीं। और वो स्लिप उसको वोटर देख सकता है, लेकिन उसको ले नहीं जा सकता है, उसका प्रिंट उसको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें बाद में इस प्रिंट को चुनाव आयोग रख लेता है अपने पास। और मान लीजिए अगर कभी कोर्ट में केस चला जाए तो उसमें मान लीजिए रिकाउंटिंग होने के लिए, तो रिकाउंटिंग हो सकती है, तो पूरा उसमें जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट बन जाती है। इसीलिए आजकल बात चल रही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि जितनी भी ईवीएम है सभी में आप वीवीपैट मशीन लगा दीजिए। तो ये है बेसिक चीज़ वीवीपैट की, आप इसको याद रखिएगा। तो ईवीएम में जो ये इसमें मतलब इसमें ऑडिट भी किया जा सकता है अगर पेपर आपके पास रहेगा। यही है वीवीपैट, यही करती है कि पेपर जो है वो निकाल देती है हर वोटिंग के बाद। एक उसमें स्लिप निकल जाती है, तो वो चुनाव आयोग रख लेता है।
अब देखिए इंडिया में जो वीवीपैट सब ये सिस्टम का निर्माण कौन कर रहा है? ईसीआईएल और बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल कर रहे हैं वीवीपैट का निर्माण। इंडिया में सबसे पहली बार वीवीपैट का यूज़ कब हुआ था? ये नागालैंड के तुएनसंग जिले में हुआ था, नोक्सेन जो विधानसभा सीट के लिए हुआ था, सितंबर 2013 में तब हुआ था सबसे पहली बार इसका प्रयोग। उसके बाद फिर 2014 के चुनाव में भी किया गया, मणिपुर में भी किया गया था काफ़ी वाइड लेवल पे, लेकिन गोवा ऐसा पहला स्टेट बना जहाँ पे पूरे स्टेट में जितनी भी ईवीएम थी सभी में वीवीपैट लगाया गया। और फिर ये एक और चीज़ है इसमें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस जो निर्वाचन आयोग का जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से बोला था कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी आपको सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। तो ये सब चीज़ हैं इसमें वीवीपैट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तृणमूल कांग्रेस अब नेशनल पार्टी बन गई और ये 7th नेशनल पार्टी बन गई। इसने जितनी भी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली तृणमूल कांग्रेस ने, तो इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया 2 सितंबर 2016 को। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली दिया है। इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है। तो इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। और इसमें पश्चिम बंगाल की ये जो ममता बनर्जी वो इसकी लीडर हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो तृणमूल कांग्रेस है ये वेस्ट बंगाल के अलावा और भी 3 राज्यों में है ये प्रेजेंट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में है। इन तीनों स्टेट में इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है, मतलब कि ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में स्टेट पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1998 में और इसका चुनाव चिन्ह है 2 जुड़वा फूल, जोरा घास फूल है ये। नारा इसका क्या है? माँ, माटी और मनुष्य। तो इंडिया में अब कितनी टोटल हो गई नेशनल पार्टी? 7 हो गई, 7वीं बनी तृणमूल कांग्रेस। भाजपा हो गई, देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है, भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी, और 7वीं कौन सी हो गई? तृणमूल कांग्रेस। ये देखिए इसका बेस ईयर कुछ इनका बदल दिया गया है, जो ये जैसे WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है यानी कि जो GDP जिससे निकाली जाती है, CPI है, कंज्यूमर इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी तक इनका 2004-05 था, लेकिन अभी सबका कर दिया गया 2011 से 12। देखिए जो CPI है उसका बेस ईयर कर दिया गया है 2012, ये 2011-12 नहीं है। इसकी साइट पे जाके देखेंगे आप तो ये पता चलेगा कि CPI का अब जो बेस ईयर कर दिया गया है 2012 और बाकी सबका 2011-12। अब डिफरेंस इसमें जो भी हो, लेकिन इसमें जो वेबसाइट में एग्जैक्ट लिखा है वो मैंने आपको बताया इसमें। तो 2012 हो गया CPI का, बाकी सबका जो बेस ईयर है 2011-12। और इसमें जो स्वतंत्र भारत में WPI के आधार वर्ष में अब तक 6 बार ये अमेंडमेंट हो चुका है, 7वां संशोधन है। हर बार हर कुछ सालों में इसको करते रहते हैं कि ताकि जो नए आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं या फिर नया जो इन्फ्लेशन क्राइटेरिया आता है जो उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी होता है वो सब के हिसाब से, इसीलिए इसका जो बेस ईयर है वो चेंज करते रहते हैं। फिर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर अब नया आयोग गठित करने का ये किया है। और इसमें लोकसभा में तो ये पास भी हो चुका है बिल, और राज्यसभा में एक कमेटी के पास चला गया है, सिलेक्ट कमेटी। देखिए अभी तक क्या है कि NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों जो कमीशन है SC और ST वाले, ये दोनों तो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। और जो अभी ये NCBC बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर ये बैकवर्ड कास्ट, ये है अभी क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है NCBC। अब इसको बोल रहे हैं कि इसको बना देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। ये NCBC बॉडी बनाई गई थी 1992 में, सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्प्यूट हुआ था, इंदिरा साहनी का डिस्प्यूट हुआ था, उसमें फिर ये बनाई गई थी NCBC और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। लेकिन अब इसको ख़त्म कर देंगे और अब बनाएंगे NSCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएंगे। तो अब जो NCBC है जैसे कि वो है कॉन्स्टिट्यूशनल, NCST है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये अब NSCBC बनेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। और ये जो 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो इसी से रिलेटेड है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ज़रूर याद रख लीजिए कि जो ये नया ये बनाया जाएगा आयोग, इसके हिसाब से OBC में अगर नई जाति जोड़नी है तो
तो इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी लगेगी, संसद की मंजूरी। और इसके लिए जो ये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम था 1993 वाला, वो निरस्त कर दिया जाएगा, बेकार हो जाएगा जब ये फाइनली पास हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, मतलब कि आधे लोग टोटल संख्या के प्रेजेंट हो और प्लस जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो ये है, दोनों राज्यसभा लोकसभा से पास होनी चाहिए, फिर उसके बाद आधे स्टेट से भी पास होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है इसमें। और इसमें देखें अगर आप, तो इसमें अगर आप ये देखिए, अभी तक आर्टिकल जो 338 है उसके हिसाब से बनी थी NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A के अंडर बनी है NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब ये आर्टिकल जोड़ा जाएगा 338B और इसके लिए बनेगी NSC-BC, ये बनेगी OBC के लिए। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो OBC के मामले हैं वो NSSC देखती थी, NCSC। देखिए NCSC SC के भी मामले देखती थी, OBC के भी मामले देखती थी और एंग्लो इंडियन के भी देखती थी। लेकिन अब ये NCSC में जो अमेंडमेंट है, ये 338 आर्टिकल है, इसको अमेंड कर दिया जाएगा और इससे OBC हटा दिया जाएगा। तो ये SC और एंग्लो इंडियन के मामले देखेगी, क्योंकि OBC में अब जो भी उसके डिस्प्यूट होंगे वो सब NSC-BC देखेगी। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें 1993 में जो बनाया गया था आयोग, इसको ख़त्म कर देंगे। और इससे इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अब जो देखिए दो नए एक्ट जोड़े जाएंगे। एक आर्टिकल 338B जोड़ा जाएगा जिसके तहत NSC-BC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगी। दूसरी एक आर्टिकल और जोड़ा जाएगा 342A। 342A के तहत क्या होगा कि इसमें राष्ट्रपति किसी राज्य या जो भी यूनियन टेरिटरी होंगी उनमें वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा वर्ग है जो कि OBC में आ सकता है, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़े वर्ग में है वो, तो उसको वो नोटिफाई कर सकता है राष्ट्रपति 342A के तहत। तो इसमें OBC का नोटिफिकेशन होगा 342A में। और इसमें जब ये राष्ट्रपति इसको विनिर्दिष्ट कर देगा तभी उस राज्य संघ में उसको पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, OBC माना जाएगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगर ये जो इसी अनुच्छेद में यानी कि 342A के ही तहत अब जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में विधि द्वारा किसी पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित किया जाएगा। मतलब 342 में यह होगा, अगर किसी को OBC को इंक्लूड करना है या किसी से को ये एक्सक्लूड करना है। तो ये दो चीज़ें नई जोड़ी जाएंगी, 338B और 342A। और प्लस इसमें दो और अमेंडमेंट किए जाएंगे। देखिए 338 था, उसमें NCSC था, लेकिन उसमें SC के अलावा OBC के भी मामले देखे जाते थे और एंग्लो इंडियन के भी। अब इसमें अमेंडमेंट करके OBC हटाया जाएगा, तो 338 भी अमेंड किया जाएगा और प्लस 366 भी अमेंडमेंट किया जाएगा। इसमें एक जोड़ा जाएगा नया खंड 26C और इसमें ये कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जिन्हें इन संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है। तो 366 भी अमेंड किया जाएगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसमें 26C जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है इसमें PMG-DISA यानी कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। ये कुल मिला के इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए 6 करोड़ लोगों को इसमें डिजिटली लिटरेट करेंगे, उनको कंप्यूटर चलाना ये सब चीज़ें सिखाएंगे, कैसे जो बेसिक चीज़ें ऑपरेट करते हैं। 6 करोड़ लोगों को करेंगे। इसमें ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन IT। 3 सालों में 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना, एक तरह से डिजिटल इंडिया का ही एक ये सब मिशन है। और इसमें ये एक सर्वे भी किया गया था, उसमें देखा गया कि 15 करोड़ जो गांव अभी हाउस होल्ड के घर हैं वहाँ पे अभी कोई भी डिजिटली साक्षर नहीं है, किसी को कंप्यूटर नहीं आता है। तो उसी में से 6 करोड़ लोगों को 3 साल में पहले किया जाएगा, फिर बाद में और किया जाएगा। 2016-17 में 25 लाख लोगों को, 2017-18 में 275 लाख लोगों को यानी कि 2.75 करोड़ को, और 2018-19 में 3 करोड़ लोगों को। तो ये जो लक्ष्य है PMG-DISA का 19 मार्च 2019 तक पूरा करना है। और जो भारत में करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उसमें हर ग्राम पंचायत में 200 से 300 लोगों को रजिस्टर करना अनिवार्य है इसमें।
तो ये आपको ये इसमें यही एनएसएसओ की एक सर्वे किया गया था, उसमें देखा गया कि सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं ग्रामीण में जो रूरल एरियाज में जिनके पास कंप्यूटर है, और 15 ये करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी हैं, 15 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड ऐसे हैं रूरल हाउस होल्ड जो डिजिटली लिटरेट हैं, जिनके घर में कोई भी नहीं, तो उन्हीं के लिए मिशन खोला गया है। ये आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया 5th पार्ट। अब इसमें और भी पार्ट आएंगे। देखिए इसमें कई सारे पार्ट आते जाएंगे, आप बस इसमें वीडियो देखते जाइए, जितने पार्ट में भी होगा मैं उसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन तो ये बात है, पार्ट आप मत करिए, पार्ट वाला कमेंट मत करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।